नमस्कार। ग्राम पनवाड़ी, जिला शाजापुर में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, चौपाल कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जहां एक ऐसा मंच है जहां बैठकर किसान अपनी समस्याओं का समाधान विशेषज्ञों के माध्यम से कराते हैं। जहां विशेषज्ञ नई नई तकनीकी जानकारी देते हैं, जैविक खेती के बारे में जानकारी देंगे, कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी देते हैं और समय पर किसानों को कौन सी सामूहिक खेती करना चाहिए इस संबंध में जानकारी देते हैं। ख़ास तौर से जैसे बीज उपचार कभी कभी किसान भाई नहीं करते, करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा है, ये तमाम जानकारी हमारे विशेषज्ञ उपस्थित किसानों के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश के किसानों को जानकारी देंगे। आज हमारे बीच में हैं कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एस धाकड़ साहब। आप हमें भूमि जल संरक्षण के बारे में जानकारी देंगे। उनके पास ही हैं डॉक्टर गायत्री वर्मा जी। आप मोटे अनाज से संबंधित, श्री अन्न से संबंधित जानकारी देंगे हमारे किसान भाइयों को। उनके पास हैं डॉक्टर मुकेश सिंह जी। किसानों को बीज उपचार कैसे करना चाहिए और इस समय जायद मौसम में कीट प्रबंधन कैसे करना चाहिए इस संबंध में जानकारी देंगे। उनके पास में ही हैं डॉक्टर डी.के. तिवारी जी। आप किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी देंगे और सामूहिक चर्चा के बारे में जानकारी देंगे। पास में ही एक ग्राम पनवाड़ी के सफल किसान हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से कृषि के क्षेत्र में चहुमुखी विकास किया है, वो भी अपने अनुभवों को साझा करेंगे। तो आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और हमारे बीच में बड़े ही कुशल, सफल और उन्नतशील किसान हैं, आप सबका भी कार्यक्रम में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं धाकड़ साहब से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे किसान भाइयों को भूमि जल संरक्षण और कृषि यंत्र के बारे में जानकारी दें। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, हम लोग जानते हैं कि अभी मानसून का सीज़न हमारा शुरू ही होने वाला है और 15 जून तक लगभग पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ शाजापुर ज़िले में हमारी मानसून की बारिश स्टार्ट हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में हम लोग बलसार जल का संरक्षण कैसे करें। हमारे पास में लगभग अभी 15 से 20 दिन का समय है जिसमें हम लोग भूमि और जल संरक्षण से संबंधित जो विभिन्न संरचनाएं हैं वो बना सकते हैं, जिससे कि मृदा का कटाव रोक सकें। मृदा के कटाव को रोकने के लिए किसान भाइयों हम लोग अपने खेतों में मेड़-बंधान बनाएं, जिससे कि हमारी खेत की मिट्टी बह के जा नहीं सके। मेड़-बंधान बनाने के लिए आप ट्रैक्टर चलित बहुत सारे कृषि यंत्र हैं, इसका प्रयोग करके आप लोग मेड़-बंधान आसानी से बना सकते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों जल संरक्षण के लिए बनाने के लिए आप लोगों को रिचार्ज की बहुत सारी संरचनाएं बनानी चाहिए। हमारे शाजापुर ज़िले में कई किसान भाई कुएं से सिंचाई कर रहे हैं, कई ट्यूबवेल से कर रहे हैं, जिनका जल स्तर जनवरी या फरवरी या दिसंबर में कई लोगों का पानी ख़त्म हो जाता है। उसको रिचार्ज करना है, जैसे हम लोग मोबाइल का रिचार्ज करते हैं उसी तरह की रिचार्ज संरचना हम लोग ट्यूबवेल के आसपास, कुएं के आसपास बनानी है। जैसे ट्यूबवेल के आसपास हम लोग संरचना बनाएंगे तो ट्यूबवेल के केसिंग के चारों ओर लगभग हम लोग 10 फीट की गोलाई में एक गड्ढा खोदेंगे, 10 फीट गहरा ही रहेगा। उसके बाद इस गड्ढे में हम लोग सबसे निचले वाले हिस्से में बड़े वाले बोल्डर, सबसे बीच वाले हिस्से में हम लोग छोटे वाले बोल्डर, सबसे ऊपरी वाली सतह है जो हमारी रिचार्ज संरचना की, उसमें हम लोग रेत, साफ़ रेत, नर्मदा सैंड है उसकी या लोकल रेत उपयोग में ला रहे हैं तो उसको पानी में धो के उपयोग में लाना है। ये हमारी रिचार्ज की संरचना बन गई। अब हम लोगों को व्यवस्था ये करनी है कि पानी को इकट्ठा करके एक नाली बना देना है, जिसके हमारे पूरे खेत का पानी उस नाली के माध्यम से रिचार्ज संरचना में आ जाए। तो जिससे पूरा खेत का पानी आएगा तो हम लोग लाखों करोड़ों लीटर पानी एक ट्यूबवेल या कुएं के माध्यम से ज़मीन के अंदर भर सकते हैं। इस तरह की संरचनाएं बनाएं। शाजापुर ज़िले में जल भंडारण के लिए पॉलीथीन लाइनिंग जो तालाब है वो काफ़ी सफल मॉडल रहा है। हमारे यहाँ के कई किसान बना रहे हैं, तो वो मॉडल भी आप लोग अपना के हम लोग जल संरचना बना सकते हैं, जिससे कि उसको बनाने के बाद में 1 एकड़ में वो संरचना बनती है, पॉलीथीन लाइनिंग भी होती है, जिससे कि किसान भाइयों आप लोग साल भर उससे पानी जमा करके खेती कर सकते हैं। इसी तरह का आप लोग जो खेत तालाब है वो बना सकते हैं। खेत तालाब बनाना चाहिए आपको। तो साल भर की पानी की व्यवस्था आप लोगों को किसान भाइयों कैसे करनी है, उसके लिए सिर्फ आपके पास में 15 से 20 दिन का समय है। उसमें आप लोगों को भूमि और जल की संरक्षाएं बनानी है, जिससे कि आप खरीफ के साथ साथ जब ज़रूरत हो, ड्राई स्पेल पड़े, रबी सीजन में, जायद सीजन में आप लोग साल भर पानी उपयोग में ला सकें। किसान भाइयों, धाकड़ साहब ने सच कहा है कि जल है तो जीवन है, जल है तो खेती है। और जल आएगा कहाँ से? वर्षा ऋतु आने वाली है। हमारे किसान भाई भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के लिए भूमि संग्रहण करें और ऐसे प्रयास करें जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि पूरा पानी ज़मीन के अंदर चला जाए और वर्ष भर आप उससे सिंचाई करते रहें। हमारे बीच में डॉक्टर गायत्री वर्मा जी हैं। आप हमें श्री अन्न अर्थात मोटे अनाज अर्थात ज्वार, मक्का, बाजरा के संबंध में जानकारी देंगे।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी वर्तमान समय में पोषण सुरक्षा को लेकर के हमारी जो सरकार है वो भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। हम जो परंपरागत खेती कर रहे हैं उसमें हम जो फसलें ले रहे हैं उसमें हम मुख्य रूप से जो है गेहूं है, चावल है, सोयाबीन है, इन्हीं फसलों को हम ले रहे हैं। लेकिन मोटे अनाज की यदि बात की जाए तो मोटे अनाजों को एक तरीके से देखा जाए तो सुपर फूड की श्रेणी में रखा गया है। इसे हम श्री अन्न भी कह सकते हैं और मिलेट्स के रूप में भी जो है इसको जाना जाता है। वर्ष 2023 में जो है मोटे अनाजों को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है और पूरे वर्ष भर शासन के द्वारा जो है इसको मनाया भी गया है और किसानों को लगाए जाने के लिए प्रेरित भी किया गया है। क्योंकि जो ये मोटे अनाज जिसमें मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी ये शामिल है, ये अनाज जो होते हैं ये पोषण से भरपूर होते हैं। यदि बात की जाए गेहूं की तो गेहूं की तुलना में जो है पोषक तत्वों की मात्रा जो है इन अनाजों में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है गेहूं की तुलना में ज्वार और बाजरा, जो कि हमारे मालवा क्षेत्र की भी मुख्य फसल मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे आधुनिकता के दौर में हमने इन फसलों को लगाना जो है छोड़ दिया है। लेकिन अब हमें फिर से इन अनाज को वापस अपनाना होगा और इसको अपने आहार में भी शामिल करना होगा। क्योंकि अभी हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य और पोषण स्तर है धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है और हमारा जो स्वास्थ्य है मुख्य रूप से उसमें प्रोटीन की कमी, आयरन की कमी और कैल्शियम की कमी देखी जा रही है। और ख़ास करके जो हमारी महिलाएं हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो पोषण को लेकर के ज़्यादा गंभीर स्थिति बनी हुई है और कहीं ना कहीं हमारे आहार में प्रोटीन की कमी मुख्य रूप से देखी जा रही है और महिलाओं में जो है आयरन की कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से कई सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। यदि हम इन मोटे अनाजों को अपने आहार में शामिल करते हैं तो आयरन है, कैल्शियम है और प्रोटीन है, इन कमियों को बहुत जल्दी दूर किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो हमारे मोटे अनाज है इसमें फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो जो सबसे ज़्यादा आज हम प्रभावित हो रहे हैं हम अपने पाचन को लेकर के हो रहे हैं, क्योंकि जो अनाज हम खा रहे हैं कहीं ना कहीं वो हमारे पाचन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। यदि हम इन मोटे अनाजों को अपने आहार में शामिल करते हैं तो निश्चित तौर पे हम अपने पाचन और स्वास्थ्य स्तर को भी बेहतर बना सकते हैं और अपने स्वास्थ्य और पोषण स्तर के साथ साथ में हम अपने देश की आर्थिक समृद्धि में भी विशेष योगदान और भूमिका अदा कर सकते हैं। अभी गायत्री वर्मा जी ने बताया है कि मोटे अनाज को हमारे किसान भाई पहले से ही उगाते आए हैं, लेकिन इस समय इसको नए रूप में तकनीकी ढंग से उगाएं तो अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, आगामी समय में खरीफ मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे समय हमारे किसान भाइयों को बीज उपचार पर अधिक ध्यान देना चाहिए। बीज उपचार कैसे करना चाहिए, किन किन दवाओं से करना चाहिए, इस संबंध में जानकारी देंगे डॉक्टर मुकेश सिंह जी। जैसा कि अभी बीजोपचार की चर्चा चल रही है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बीज हमारे किसान भाई जो बुवाई करते हैं तो समय पे बीज की बहुत बड़ी समस्या रहती है। यदि बाज़ार से सर्टिफाइड बीज उपलब्ध है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हमारे किसान भाई घर का बीज यदि उपयोग कर रहे हैं बुवाई के लिए तो हमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो रहता है वो है उसका अंकुरण परीक्षण जाँच कर लेना। क्योंकि हमारे घर का जो भी बीज हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी वैरायटी यदि आपके पास है तो हम उसका अंकुरण परीक्षण ज़रूर कर लें। इसके लिए हमारे पास जो बीज उपलब्ध है उसमें से 100 दाने गिन करके किसी जूट या टाट की बोरी में गीली करके उसको रख लें और उसमें 2-3 दिन तक नमी बनाए रखें। तीसरे दिन पे उसमें से अंकुरण हो जाता है और उसमें से दाने गिन लें कितने बीज हमारे उग रहे हैं। यदि 75 दाने 100 में से उग रहे हैं तो ये मान के चलेंगे हमारा बीज बुवाई के योग्य है। यदि इसमें से 60 दाने उग रहे हैं तो ये बीज हमें बदलने की आवश्यकता है, हमें तुरंत बीज नया उपयोग करना है और प्रमाणित बीज बाज़ार से हमें ले करके बुवाई करना है। इसके बाद किसान भाइयों, अभी जो चर्चा हो रही है वो है बीजोपचार की। बिना बीजोपचार के जो किसान भाई सोयाबीन या अन्य फसलों की बुवाई करते हैं तो बरसात का सीज़न रहता है, उसमें हमारे बीज के सड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, तो बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे किसान भाइयों को यह जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि हम लोग बीजोपचार कैसे करें और उसका सीक्वेंस क्या रहता है। तो हमारे किसान भाई बीजोपचार करते समय FIR वाला जो तरीका है वो ज़रूर अपनाएं। बीजोपचार करते समय सबसे पहले फंजीसाइड, कोई भी फंजीसाइड हम लोग ले लें। यदि जैविक की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ट्राइकोडर्मा विरिडी नामक का जैविक फफूंदनाशक बाज़ार में उपलब्ध रहता है, उससे 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से
ट्राइकोडर्मा विधि से बीजोपचार कर लें। यदि ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो इसकी जगह मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम, ये भी रासायनिक फंजीसाइड है। सबसे पहले हमें 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इस फफूंदनाशक से बीजोपचार करना है। यदि आपके खेतों में भूमिगत कीटों की समस्या है या ट्यूबर मौत या उदिया या दीमक की समस्या है तो हमें दूसरे नंबर पर कोई भी एक कीटनाशक दवाई से भी बीजोपचार करना है, जिसमें थायोमेथोक्साम है। इसकी 2.5 से 3 ml मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से बीजोपचार करके। और तीसरे नंबर पे आता है कल्चर। इसमें सोयाबीन की फसल में राइजोबियम कल्चर है, इसका भी हमें 2.5 से 3 ग्राम या 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करके हमें बुवाई करेंगे। तो हमारे खेतों में जो सड़ने की समस्या है, गलने की समस्या, पौध गलन की समस्या है, इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इसका सीक्वेंस हमें हमारे किसान भाइयों को ये रखना है कि सबसे पहले फफूंदनाशक, दूसरे नंबर पर कीटनाशक और चौथे नंबर पर राइजोबियम या पीएसबी कल्चर से बीजोपचार करके हमें करना है। कभी कभी किसान भाई सीजन रहता है तो जल्दबाजी में इसका सीक्वेंस उल्टा कर देते हैं। सबसे पहले राइजोबियम से कर लेते हैं, फिर कल्चर से कर लेंगे, फिर बीज में कोई भी कीटनाशक से बीजोपचार कर रहेंगे। तो ये हमें नहीं करना है। FIR वाला जो तरीका है वो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले फफूंदनाशक, फिर कोई एक कीटनाशक, लास्ट में राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार करेंगे तो हमें जो फ़ायदा होना चाहिए, हमारा अंकुर परीक्षण है वो अंकुर बहुत अच्छा होगा और पौध गलन की समस्या या रूट की जो समस्या आती है, गलने की समस्या आती है, वो नहीं आएगी और हमारा उत्पादन बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे जो कीड़ों की समस्या रहेगी वो भी, यदि कीटनाशक दवाई से हमने बीजोपचार करके बुवाई की है तो इसमें जो कीड़ों की समस्या है वो भी, इससे भी निजात पा सकते हैं। भूमिगत कीड़ों से तो बचाव होगा ही होगा, साथ में जो ऊपर हमें जो इल्ली लगती है उनसे भी बचाव हो सकता है। धन्यवाद सिंह साहब, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। हमारे किसान भाइयों को बोने के पहले बीज उपचार करके अवश्य बोना चाहिए। इससे मिट्टी जनित रोग और जो कीटाणु लग जाते हैं शुरू में कीट, वो नहीं लगेंगे। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। डॉक्टर DK तिवारी जी हमें जानकारी देंगे कि प्राकृतिक खेती क्या होती है, कैसे किसानों को करना चाहिए, साथ में सोयाबीन की कौन कौन सी उन्नत किस्में इस साल हमारे किसान भाई बोएं जिससे उत्पादन बढ़ सके। उन्नत खेती हम सभी किसान भाई करते हैं। इसमें रासायनिक खेती काफ़ी मात्रा में किसान भाई करते हैं, जिसके कारण अब इसके दुष्परिणाम हमारे सामने आने लगे हैं। जैसे कि हमारे ज़मीन में जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी होना और हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका कुप्रभाव पड़ने लगा है। तो भारत सरकार की मंशा अनुसार हमारे देश में नेचुरल फार्मिंग का एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया गया है इसे, और नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग अभी परियोजना चल रही है, जिसमें किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं और किस तरह से हम रसायन मुक्त या जहर मुक्त खेती को करें, उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र से हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे किसान भाई अब प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की ओर ज़्यादा अग्रसर हों। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि प्राकृतिक खेती है क्या। जो प्राकृतिक खेती मुख्यतः ऐसी खेती है जो प्रकृति को बिना डिस्टर्ब किए हुए हम करें, जिससे हमारे स्वास्थ्य, हमारी मृदा का स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण पर कोई कुप्रभाव ना पड़े। तो उसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए किसान भाई, जिसमें लागत कम से कम हो, बिना लागत की खेती भी इसे कहा गया, लेकिन लागत तो कुछ ना कुछ लगती है, पर इसे कम से कम लागत की खेती माना जाता है। तो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती दो चीज़ें हम लोगों ने सुना है। तो जैविक खेती में यह है कि जो हमारे कुछ जैविक प्रोडक्ट हैं जो बाज़ार में उपलब्ध है, तो उन्हें हम खरीदेंगे तो उसमें फिर लागत आ जाती है। इसलिए सरकार ने अब किसान भाइयों के लिए प्राकृतिक खेती नाम दिया है, जिसको किसान भाई अपना कर और अपनी लागत को कम कर सकते हैं, अपने ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और ख़ासकर जो ज़मीन है उसका स्वास्थ्य लगातार गिरने का कारण है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की कमी होना। जो ऑर्गेनिक कार्बन हमारे ज़मीन में धीरे धीरे कम होता जा रहा है,
और देखने में यहाँ तक आया है कि 0.4 के नीचे भी है ऑर्गेनिक कार्बन जाता जा रहा है। तो ये सरकार के भी और कृषि विज्ञान केंद्र के और सभी वैज्ञानिकों की यही कोशिश है कि हमारे ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़े, इसकी चिंता करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें प्राकृतिक खेती, मूलतः गौ आधारित खेती है, जिसमें हमें गोबर गौमूत्र का प्रयोग करते हुए अपनी खेती में प्रयोग करना है, जिससे इस खेती में मुख्य लाभ ये है कि हमें 1 साल के अंदर ही हमारी ज़मीन स्वस्थ हो जाती है और उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा लगभग 0.8 से 0.9 तक होने की संभावना रहती है। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती अर्थात हमारे खेत में, हमारे गांव में जो संसाधन है उनसे ही खेती करना होता है। किसान भाइयों, किसानों के बीच में भी कुछ ऐसे किसान होते हैं जो न केवल अच्छे ढंग से अपनी खेती करते हैं बल्कि आसपास के किसानों को भी जागरूक करते हैं। हमारे चौपाल कार्यक्रम में मंच पर एक ऐसे ही किसान है, सतीश जी शर्मा, वो अपने अनुभवों को हमारे किसान भाइयों से साझा करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सतीश शर्मा है। मैं ग्राम पनवाड़ी, जिला शाहजहाँपुर का रहने वाला हूं और मैंने व्यवसाय की शुरुआत करी, फिर मैं मीडिया जगत से जुड़ा, लेकिन अब मैं खेती के लिए ज़्यादा समय दे पा रहा हूं। किसान खेती की लागत को कैसे कम करें, हम इस पर बात करेंगे। किसान अधिकतर परेशान लागत से ही रहता है, लेकिन किसानों को चाहिए कि वो खेती के जो अति आधुनिक तरीके हैं उन्हें अपनाएं। खेती के बोने के जो तरीके हैं आजकल बाज़ार में बहुत अच्छे आ गए हैं, जिन्हें किसान अपनाकर अति आधुनिक खेती कर सकते हैं। अच्छे उन्नत बीजों का उपयोग करें ताकि लागत कम कर उत्पादन ज़्यादा बढ़े। जैसे कि जल संरचनाओं के लिए सरकार कई तरह की सहायता उपलब्ध करा रही है। शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक किसान ही प्रगति के पथ पर बढ़ता है और जो किसान ज़्यादा मेहनत करता है वही उत्पादन अच्छा लेता है और अपनी लागत को कम करता है। तो किसानों को जागरूक होकर सभी चीज़ों का लाभ लेना चाहिए, खास करके अच्छे बीज। सबसे पहले अपने बीजों को उपचारित करें, फिर मिट्टी की सेहत के लिए भी जागरूक रहे। किसान बीज अच्छा ले लेते हैं, उपचारित भी कर लेते हैं, लेकिन जो खेत की जो मिट्टी है उसके प्रति सहनशील नहीं है। तो खेत की मिट्टी में हमें किस प्रकार के तत्वों की कमी है या अधिकता है, ऐसे तत्वों की जानकारी के लिए हमें मिट्टी की जांच करवाना चाहिए। 2 साल या 3 साल में मिट्टी की जांच से पता चलता है कि हमें इस चीज़ की कमी है, तो हम बिना पैसा बिगाड़े उस चीज़ को उपयोग करें। खेती में जिंक की कमी है तो हम जिंक डालें, यदि सल्फर की मात्रा अधिक है तो हम यूरिया कम करें। इस प्रकार हम कम लागत से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा किसानों से निवेदन है। किसान भाइयों, कृषि विकास के सही मायने बस यही हैं कि उन्नत कृषि की नवीनतम जानकारी हर गांव तक पहुंचे, गांव के हर किसान तक पहुंचे। आज हमारी टीम किसानों के बीच में आई और गांव में भी आई। हमारे बीच में एक सफल किसान है, उनसे मिलते हैं। सर, मैं प्राकृतिक खेती के बारे में जानना चाहता हूँ। किसान भाइयों, हम देख रहे हैं कि जिला शाहजहाँपुर के किसानों का रुझान पुनः प्राकृतिक खेती की ओर हो रहा है। तो प्राकृतिक खेती के लिए तिवारी जी बताएं। हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती की तरफ जागरूक हो रहे हैं और यही सरकार चाहती है कि हमारा जो प्राकृतिक खेती का अभियान है वो हमारे किसान भाइयों तक पहुँचे और किसान भाई इसके बारे में जागरूक हो। प्राकृतिक खेती का सीधा संबंध ये है कि बिना केमिकल, बिना रसायन किसी प्रकार का, जैसे फर्टिलाइज़र है, रोगनाशक है, कीटनाशक है, जो हर्बिसाइड हैं, ये जो बाज़ार में रासायनिक उपलब्ध होते हैं, इनका प्रयोग बिल्कुल ना करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करें जो हमारे घर में, हमारे खेत में उपलब्ध हैं। उनका प्रयोग करते हुए गौ आधारित खेती ही प्राकृतिक खेती है। इसमें मूलतः हम जीवाणुओं की खेती भी इसको कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक अहिंसात्मक खेती भी है, जिसमें हम किसी प्रकृति के जीवों को नुकसान ना करते हुए अपनी खेती में जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाएंगे। वो जीवाणु जो हमारी ज़मीन में लगातार रसायनों के प्रयोग के कारण नष्ट हो चुके हैं,
उन जीवाणुओं को हम तो जीवामृत में उसी जीवाणु का संचय करना है, उसी जीवाणु को बनाना है और फिर ले जाके हमें खेतों में डालना है। तो जीवामृत में क्या है, गोबर, गौमूत्र और 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और थोड़ी सी पीपल और नीम के पेड़ के नीचे की लगभग 500 ग्राम मिट्टी। इसका जब प्रयोग हम करते हैं तो एक ड्रम में 200 लीटर के ड्रम में डालें। 200 लीटर के ड्रम में 180 लीटर पानी में इसको अच्छे से मिला दें। मिलाने के बाद ये 1 हफ्ते में तैयार हो जाता है जीवामृत। जब 1 हफ्ते में जीवामृत तैयार हो जाएगा, इसको आप अपने खेतों में 15 दिन के अंदर उसको स्प्रे कर दें। और ये काम हर 15 दिन में अपने खेतों में लगातार अगर करते हैं तो आपकी ज़मीन पूरी तरह जैविक प्राकृतिक हो जाएगी, जिसमें जीवाणुओं की संख्या तेज़ी से बढ़ेगी और जो केचुए की संख्या है वो भी बढ़ने लगेगी। चूँकि ऊपर रसायन होने के कारण केचुए जो ज़मीन के नीचे हैं वो ऊपर नहीं आते हैं, जहर होने की वजह से वो लगातार जो है ऊपर की ओर आएंगे और वो बढ़ना चालू हो जाएंगे और हमारी ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा, हमारी ज़मीन का जो पीएच मान है वो बैलेंस हो जाएगा और जो हमारे ज़मीन में पोषक तत्व हैं उसकी उपलब्धता बढ़ जाएगी। तो हमारे जो पौधे को 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता है, वे 16 प्रकार के पोषक तत्व आसानी से हमारे पौधे उपयोग कर पाएंगे और उत्पादन अच्छा देंगे। हमारे प्रदेश के किसानों ने ठान लिया है कि अब हमें अपनी खेती अर्थात प्राकृतिक खेती ही करना है। तो आप देख रहे हैं प्रदेश के किसानों का रुचि भी देख रहे हैं, रुझान भी देख रहे हैं। हमारे साथ एक अनुभवी किसान है, उनसे मिलते हैं। मेरा नाम दिलीप कुमार पाटीदार, निवासी पनवाड़ी। मेरा सर से ये प्रश्न है कि हमें जो अनुसंधान केंद्रों से बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है सर। नई नई वैरायटी जो सोयाबीन की निकलती है, पहले वो बीज अनुसंधान केंद्रों पे आए, अनुसंधान केंद्रों से फिर कृषि विज्ञान केंद्रों पे पहुँचे और हर जगह कृषि विज्ञान केंद्र उपलब्ध हैं, वहाँ से किसानों को मिल जाए। किसान भाइयों, किसान ये चाहता है कि नई नई जो किस्में ईजाद होती हैं वो समय पर किसान तक पहुँचे। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र किसानों तक वो बीज पहुँचाएँ। अब इसके लिए डॉक्टर धाकड़ जी बताएंगे। किसान भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों के जो प्रयोग रहते हैं, चाहे वो प्रक्षेत्र परीक्षण के माध्यम से, अग्रिमपंथी प्रदर्शन के माध्यम से, हम लोग लगातार जो नई नई वैरायटी हैं, जैसे हम लोग सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन में हमारे 95-60 वैरायटी जो 60 ड्यूरेशन वैरायटी है उसका ज़्यादा प्रचलन है। उसकी तुलना में क्या है, JS 2034 वो वैरायटी है, वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पे भी उपलब्ध है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे हम लोग क्या है, बीडर सीड प्रजनक बीज है वो उपलब्ध रहता है और वो उसकी कीमत भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। जैसे सोयाबीन के संबंध में देखें तो 12,800 रुपये कुंटल है। वो आप लोग क्या 1 बीघा या 1 एकड़ के लिए ले सकते हैं बीज बनाने के लिए। वो हमारे यहाँ से आप लोग चाहें तो खरीद सकते हैं। और जो जो उन्नत वैरायटी हैं, जैसे सोयाबीन की और उन्नत वैरायटी हैं, JS 2024 हो गया, RBS 18, RBS 24 है ना, इस तरह का 11 RBS 1135 हो गया। NRC की जो हमारा सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है इंदौर में, उसकी कुछ वैरायटी NRC 150 है। हम लोग प्रयास करते हैं कि प्रत्येक परीक्षण किया जाए, उसका बीज हम लोग हमारे क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन है उसके माध्यम से किसान भाइयों को पहुंचाते हैं। इस गांव में भी कई बार दिया हुआ है। अब हम लोगों का प्रयास रहता है कि कृषि विभाग की योजनाओं के माध्यम से, उद्यान विभाग की योजनाओं के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के बीच में बीज पहुंच जाए। और किसान भाइयों को हम ये भी सलाह देते हैं कि आप ज़्यादा एरिया के चक्कर में नहीं रहें। आप लोगों के लिए 1 बीघा मतलब 15 किलो बीज भी मिल जाता है, वो बीज भी आप लोग लगाएं, इस साल लगाएं तो वो आपके गांव में टेस्ट भी हो जाएगा, उत्पादन भी आपको पता चल जाएगा, अगले साल के लिए आपको बीज भी बन जाएगा। तो इसको लेके कई किसान भाई क्या है, गर्मी में बीज लगाने लगे हैं, गर्मी में थोड़ा बीज लगा लिया, बरसात के लिए पर्याप्त बीज हो गया। इस तरह की जो नई नई वैरायटी है उसका बीज पूरी तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जिला प्रशासन के माध्यम से भी, कृषि विभाग के माध्यम से भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा महंगा बीज नहीं बनाना पड़े। इसके लिए आपको आपकी हैबिट में लाना पड़ेगा, आदत में लाना पड़ेगा, अपना बीज स्वयं बनाएं। थोड़ा बीज लेके अपना बीज आप लोग बनाने लगेंगे तो आपको इतना महंगा बीज नहीं खरीदना पड़ेगा। नहीं तो जो नई वैरायटी आती हैं वाकई वो बाज़ार में लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये कुंटल के भाव पर मिलती हैं और वही हमारा बीज है 4 से 5 हज़ार रुपये कुंटल में जाता है। अपना बीज आप स्वयं बनाएं, उसके प्रशिक्षण हम लोग लगातार कृषि विज्ञान केंद्र में भी दे रहे हैं, आपके यहाँ पर भी हम लोगों ने दिए हैं। बाद में ज़रूरत रहती है और भी हम लोग प्रशिक्षण आयोजित कर लेंगे और जिस बीज की आवश्यकता रहेगी उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके यहाँ पर किसान भाइयों को उपलब्ध हो जाए। हम जिला शाजापुर के ग्राम पनवाड़ी में देख रहे हैं कि यहाँ के किसान काफ़ी जागरूक हैं। वो ये चाहते हैं कि हमें अच्छा नया बीज सही दाम में मिले। एक और किसान है, उनसे मिलते हैं।
कि वो क्या उनके मन में जिज्ञासा है और किन से समाधान चाहते हैं। मैं गोविंद पाटीदार, ग्राम पनवाड़ी का निवासी। मैं जानना चाहता हूं कि घर में सब्जियां कैसे उगाई जाए, बिना कीटनाशक के दवाइयां के जो सब्जियां घर में कैसे पैदा की जाए। हमारे गांव के किसान भी ये चाहते हैं कि हम घर के पीछे अपना जो बाड़ा होता है, जिस गांव में बाड़ा कहते हैं या उसको बाटका भी बोलते हैं, उसमें थोड़ी सी सब्जी उगाएं और उसका अपन घर में उपयोग करें। डॉक्टर गायत्री वर्मा जी बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न हमारे किसान भाई ने किया है। पोषण वाटिका, जिसे हम घर की बगिया भी कह सकते हैं, हम सभी के घर के आसपास, घर के आगे, घर के पीछे कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह होती है जिसका हम सदुपयोग करके उसमें सब्जियां लगा करके वर्ष भर अपने परिवार को ताज़ी हरी सब्जियां उपलब्ध करा सकते हैं। आज हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं वो भी झोला लेकर के मार्केट में जा कर के सब्जियां खरीदते हैं। आज हम देख रहे हैं कि वर्तमान में मार्केट में एक तो सब्जियां बहुत महंगे दामों पे मिल रही है, कोई भी सब्जी जो है 40-50 रुपये से कम में उपलब्ध नहीं हो पा रही है, और साथ ही साथ जो सब्जियां हमें उपलब्ध हो भी रही है तो उसमें इतना ज़्यादा केमिकल है, इतना ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया गया है जिसके हमारे स्वास्थ्य पर जो है दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। यदि एक कुशल गृहिणी है वो अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने घर के आसपास जो भी जगह खाली है उसमें वो वर्ष भर मौसम के हिसाब से 2-4 बेल वाली सब्जियां जैसे गिलकी, लौकी, तुरई लगा दें, 2-4 पौधे जो हैं मिर्च, टमाटर, बैंगन के लगा दें, और साथ ही साथ जो नीचे जगह खाली है उसमें वो हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे मेथी, पालक, धनिया लगा देते हैं, तो साल भर जो है अपने परिवार की जो है पोषणिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकती है, और साथ ही साथ पोषणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ में वो आर्थिक रूप से भी अपने परिवार को जो है सशक्त बना सकती है। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम का लाभ यही है कि हमारे किसान भाई इसको देखें और सुने और आसपास के किसानों को भी बताएं और आषाढ़ी बोनी की तैयारी में जुट जाएं। फिर अगली चौपाल में ऐसे ही नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।